Hi friends, in Spotlight Current Event Analysis यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 बूस्टर पार्ट 21 में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट बिट्स हम देख रहे हैं या उससे जुड़ा हुआ करंट बेसिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। बायोफ्यूल्स वैसे भी न्यूज में है, नेशनल पॉलिसी आई है बायोफ्यूल्स 2018। अर्लियर इट वॉज इन 2009। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2009 में सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लेके आया था। अब 2018 में इसमें कुछ चीजें ऐड हुई है। सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बायो इथेनॉल। इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोमास, जैसे शुगर केन है, शुगर बीट है, वुड वेस्ट है, या फिर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रेसिड्यू है, इससे जो बनता है वो बायो इथेनॉल है। जैसे इन केस ऑफ दिल्ली, मतलब जो नॉर्थर्न स्टेट्स है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहां पे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज को जलाया जाता है और उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है दिल्ली में। तो मीनवाइल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसने भी इसमें इंटरवीन किया था। देन सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को कि आप एग्रीकल्चर रेसिड्यूज को ना जलाएं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ना जलाए तो फिर करेगा क्या फार्मर। तो इसके लिए पंजाब में फिर बायो इथेनॉल रिफाइनरी का भी प्रपोजल आया। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें है, तो इथेनॉल में भी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन इथेनॉल है, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में बायो इथेनॉल इंपॉर्टेंट है, जो बायोमास से बनता है, जिसमें शुगर केन, शुगर बीट, वुड्स है ना, वो सारा यूज होगा। सेकंड वन बायोडीजल, आपने ये भी सुना होगा बायोडीजल। इट्स अ मिथिल और इथिल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। सो बायोडीजल क्या होता है, मिथिल और इथिल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये मिथिल और इथिल है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, जिसे बायोडीजल बोला जाता है। तो बायोडीजल किस चीज से बनता है, फिर वेजिटेबल ऑयल से बनता है, एडिबल, नॉन एडिबल, एनिमल फैट से भी ये बनता है। तो इसमें वेजिटेबल ऑयल्स, एडिबल एंड नॉन एडिबल एंड एनिमल फैट, इनसे ये बनता है बायोडीजल, जो मिथिल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होता है। देन अदर बायोफ्यूल्स में क्या क्या आता है, बायोमेथेनॉल, बायोसिंथेटिक फ्यूल्स, ये सारा इसमें आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया, सबसे पहले तो इट्स राजस्थान। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। तो आपको ये करना है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 2009 में पहले आया था, अब 2018 में आया। हमारी नेक्स्ट न्यूज है जो ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है। ऑक्सीटोसिन इन केस ऑफ साइंस आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी है ना, ह्यूमन बायोलॉजी में हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें इट्स अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ ह्यूमन हार्मोन। ये सिंथेटिक वर्जन है, जिस तरीके से बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है, तो ये इसका सिंथेटिक वर्जन बनाया गया है, जो लेबर पेन्स इंड्यूस करता है और इट टू स्टेम द पोस्टपार्टम ब्लीडिंग इन केस ऑफ वुमन। प्रेग्नेंट वुमन में लेबर पेन्स ये इंड्यूस करेगा। द सेकंड वन कि जब डिलीवरी हो जाती है तो पोस्टपार्टम में ब्लीडिंग के लिए भी, वो कम होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीटोसिन का, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वुमन में। अब ये न्यूज में क्यों है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ मिस यूज बाय द डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, एनिमल्स ज्यादा दूध दे, इसके लिए ये ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है। बट इसका निगेटिव इंपैक्ट जो है इन केस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, वो है कि इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स, तो इससे एनिमल्स में इनफर्टिलिटी आ रही है। मैस्टिटिस क्या होता है, मैस्टिटिस मीन्स पेनफुल इन्फ्लेमेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। तो दो चीजें हैं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन केस ऑफ एनिमल्स। द फर्स्ट वन इज infertility in animals and second one mastitis, it's a painful inflammation in case of animals। अब इसके ऊपर फिर WHO क्या कह रहा है, WHO ने इस ड्रग को चॉइस ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज दिया है, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज इन केस ऑफ वुमन। तो वो यूज कर सकते हैं हम इन केस ऑफ वुमन, बट एनिमल्स के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन्होंने क्या किया है, उन्होंने बैन कर दिया है द रिटेल सेल एंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने इसको बैन कर दिया है, इसका रिटेल सेल नहीं होगा और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ऑक्सीटोसिन नहीं बना सकते। बट WHO का अगर बोला जाए तो WHO ने बोला है कि इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पोस्टपार्टम हेमोरेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। द नेक्स्ट वन प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म ये चीज क्या है, तो इट्स यूजीसी रेगुलेशन 2018 में ये चीज आई है। यूजीसी के जो रेगुलेशंस है, यूजीसी हमें पूछा जा सकता है कि यूजीसी से रिलेटेड ये भी एक न्यूज है।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो यूजीसी को रिप्लेस करेगा। अब यूजीसी के रेगुलेशन 2018 में प्लेगियरिज्म नाम की ये वर्ड आया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म मीन्स wrongful appropriation or stealing and publication. It means that आप wrongfully appropriation कर रहे हो या stealing and publish, मतलब इन केस ऑफ हायर एजुकेशन आपको कुछ थीसिस दिए जाते हैं या फिर आप पीएचडी के लिए कुछ रिसर्च पेपर दे रहे हो, तो बहुत बार इन केस ऑफ इंडिया देखा जाता है कि कॉपी पेस्ट किया जाता है। आप खुद अपना मटेरियल ना मतलब तैयार नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी का कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट ये चीज करते हैं वैसे टीचर भी करते हैं, तो ये दोनों के लिए है। तो प्लेगियरिज्म अगर होगा तो इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप 10% गड़बड़ करोगे, मतलब 10% डेटा आपने चुराया हुआ है, तो नो पेनल्टी फॉर दिस इट्स ओके 10% के लिए। बट इफ 10 to 40%, तो आपको विद इन 6 months यू हैव टू न्यू सबमिशन करना पड़ेगा, नए ढंग से फिर से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे ये डाटा निकाला जाएगा। 40 to 60% अगर होगा तो आप 1 साल के लिए डिबार कर दिए जाओगे। आप 1 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, मतलब कंप्लीटली आपका 1 साल चला जाएगा। अगर 60% अगर से ऊपर अगर आप कर रहे हो, 60% या 60% से ऊपर, तो इन केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देखो 10% अगर आपने डेटा चुराया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो पेनल्टी। 10 to 40% विद इन 6 months यू हैव टू रीसबमिट योर प्रोजेक्ट। अगर 40 to 60% है तो इस केस में आपको 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा। अगर 60% से ज्यादा आपने डेटा दूसरे का चुराया हुआ है तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन उस प्रोजेक्ट के लिए कैंसिल हो जाएगा। इन केस ऑफ टीचर्स 10 to 40% अगर डेटा चुराया है तो वो पूरी की पूरी जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, आपको नहीं देनी पड़ेगी। अगर टीचर्स ने 40 to 60% में चुराया हुआ है डेटा, तो इन दैट केस they are not allowed to supervise for the MPhil student or PhD students for 2 years. It means that अगर टीचर्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने 40 to 60% डेटा दूसरे का लिया हुआ है, खुद का ओरिजिनल डेटा नहीं है या खुद का ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, इस केस में वो सुपरवाइज नहीं कर सकते एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को फॉर 2 years। अगर 60% से ज्यादा है तो टीचर्स डिसमिस भी हो सकते हैं या फिर उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो प्लेगियरिज्म को ध्यान में रखिए, ये टर्म पूछी जा सकती है। अब इससे जुड़ी हुई ये न्यूज है तो इसको कवर कर लेते हैं हम। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018, तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्रॉपरली एक्ट से आई है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018, तो बॉडी का नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये रिप्लेस करेगी यूजीसी एक्ट 1956 को। ओके, तो यूजीसी का बेसिक हमें पता होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ये उसकी टैगलाइन है। ओके, यूजीसी क्यों आया था? तो जो हायर यूनिवर्सिटीज है, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंडिया में बरकरार रहे, इसके लिए यूजीसी आया हुआ है। जैसे तक्षशिला विद्यापीठ है ना, विक्रमशिला के रेफरेंसेस, मतलब ये सारा जो हमें मिलता है। तो इंडिया के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इंडिया का रिच एंड मतलब रिच हेरिटेज है सारा का सारा इन केस ऑफ एजुकेशन। बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, बट अब जो सिचुएशन है हायर एजुकेशन की हमारे कंट्री में, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए यूजीसी आया था इन 1956, और ये फॉर ऑल हायर इंस्टीट्यूट्स रहेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। अब इसमें सारी हायर एजुकेशन है जो अंडर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के एक्ट से जितनी हायर एजुकेशन होगी सबके लिए है, बट एक्सक्लूडिंग किस किस को इसमें नहीं किया है? एक, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। द सेकंड वन, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेकंड वन इज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखना। उसके बाद है जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी किस लिए थी? इट्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन के लिए है। एंड दे रिकमेंडेड द अमेंडमेंट टू द आधार एक्ट 2016। आधार का सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है सितंबर 2018, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। द नेक्स्ट वन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्होंने दिया हुआ है टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर है और इंडिविजुअल है, दोनों का भी इंटरेस्ट बैलेंस करना है, उस हिसाब से भी जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इंडिया का दिया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन, 8888 अपराइजिंग, 4 times 8 अपराइजिंग, ये कहां पे हुआ था? इट्स फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर म्यांमार, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट
ऑफ म्यांमार, आंग सान सू की का जो उदय होता है सारा का सारा वो 8888 अपराइजिंग से जुड़ा हुआ है ना। आंग सान सू की वॉज इन न्यूज। आंग सान सू की जो सगला रोहिंग्यास इश्यू चल रहा है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ रोहिंग्यास हमने बांग्लादेश के साथ प्रोजेक्ट इंसानियत भी वर्कआउट किया हुआ है कि जो रोहिंग्यास बांग्लादेश में आ रहे हैं तो इंडिया इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर देम। तो रोहिंग्यास की वजह से अब इनके ऊपर बहुत मतलब सवाल खड़े हुए हैं। आंग सान सू के ऊपर कनाडा ने सिटीजनशिप निकाल ली है, उनके अलग अलग अवार्ड्स भी अभी लोग रिटर्न ले रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स। देन लिबरेशन वॉर 1971, ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। मेटल रिबेलियन 1848 सिलोन श्रीलंका अगेंस्ट ब्रिटिश। ये मेटल रिबेलियन जो हुआ था इन 1848 ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट श्रीलंका में हुआ था। तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट 1989, ये बीजिंग में हुआ है। देखो बीजिंग चाइना, तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट 1989, इसे 4 जून इंसिडेंट्स भी बोला जाता है। प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे चाइना में, तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आप ध्यान में रखो। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट टू द टैक्स हेवंस। शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट टू द टैक्स हेवंस ये क्या चीज है कि सीधा सीधा है कि आपका जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, टैक्स हेवन कंट्रीज जो होती है जहां पे टैक्स मतलब 0 के बराबर होता है, तो बहुत सारे लोग जो ब्लैक मनी होता है या एक्सेस इनकम जो होता है वो उन कंट्रीज में भेज देते हैं। और शिफ्टिंग प्रॉफिट्स टू द टैक्स हेवन क्या है, ये क्या करता है, इलीगल एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे इलीगल एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है। सेकंड थिंग, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो होता है वो इससे कम हो चुका है। ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट अब क्या है, सबका जो प्रॉफिट बढ़ चुका है वो अगर आप टैक्स हेवन कंट्री में भेजोगे तो ऑब्वियसली यू वोंट पे टैक्स। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, बिजनेसमैन है, ये अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है तो वो पे नहीं किया जाता या फिर बहुत कम किया जाता है। इसी हेतु से ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो ग्लोबल कॉर्पोरेट रेट नियर अबाउट मोर देन हाफ, मतलब 50% से लास्ट 30 इयर्स में कम हो चुका है। तो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 50% से भी कम है इन लास्ट 30 इयर्स। नेक्स्ट वन इज इबोला वायरस। हमने निपाह देखा था, देखो नाउ इट्स इबोला। ये जेनेटिक डिसीज है ना, एनिमल से आता है, मतलब हिमोरेजिक फीवर है। ये ह्यूमन एंड मैमल्स में होता है, फ्रूट बैट की वजह से इबोला वायरस। तो ये न्यूज में क्यों है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ फर्स्ट वैक्सीन VSV इबो वैक्सीन। VSV इबो वैक्सीन, ये इबोला वायरस वैक्सीन। ओके, VSV इबोला वायरस वैक्सीन ये फर्स्ट वैक्सीन है। इसका जो इफेक्ट है वो 70 to 100% इफेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है। इट्स द फर्स्ट वैक्सीन फॉर इबोला वायरस। तो इस तरीके से आज के बूस्टर में इतना ही। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।